देखिए, सवाल कौन व्यक्ति क्या बोला जी हम इस पर नहीं जाते हैं। जी जी हम इस पर जाते हैं जी कि क्या बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। सर होना चाहिए। अगर बेरोजगारों के लिए कुछ होना चाहिए, हो सकता है जी वो जो बोल रहे हैं वो उसको पूरा करें या ना करें, मैं नहीं जानता हूँ, जी क्योंकि उनकी से लेकर मैं लगातार आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में हमारी आस्था है जी और मैं संघ के विचारधारा को भी लेकर मैं चलता रहा हूँ। जी और आज मैं बनारस में काशी वेद वेदांग विद्यापीठ की हमने स्थापना की और मैं सनातन धर्म का विस्तार और प्रचार के कामों में भी लगातार परिस्थितियाँ रही है जी जो बिहार के स्तर पर कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति। और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मेरे साथ है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी समाज सेवी आचार्य वेंकटेश कुमार शर्मा, जो एक बार फिर बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर उसे धार देने के लिए मैदान में उतरे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आप जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा, गंगा सेवा, मातृ सेवा, कन्या विवाह, स्वरोजगार जैसे आप ये जो 7 संकल्प पर आप जो कार्य कर रहे हैं सर वो बहुत ही बढ़िया है। तो सर, हम आपसे ये पहला सवाल आपसे ये है और हम ये जानना चाहते हैं कि स्नातक का चुनाव जो होता है वो क्यों होता है? देखिए, स्नातक का चुनाव लगातार 6 वर्षों के अंतराल पर होता है जी और जो इसमें मतदाता होते हैं जी जी वो ग्रेजुएट होते हैं जी और जो 3 साल पूर्व ग्रेजुएट किए हुए होते हैं जी वही स्नातक के मतदाता बनते हैं। जी और ये परिपाटी लगातार पहले से चली आ रही है जी और जो स्नातक मतदाता होते हैं उन्हीं को मत देने का अधिकार होता जी। है। स्नातक हो जाने से आप मतदाता हो गए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूर्व में आपको इनरोलमेंट कराना पड़ेगा जी। कि हम स्नातक वोटर बनना चाहते हैं, जी। एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा जी और उसके बाद जब आप स्नातक मतदाता बन जाते हैं जी तब आपको अपने मनोनुकूल प्रत्याशी को चुनना होता है जी जो स्नातक के बीच से चुने जाते हैं। जी सवाल है कि स्नातक का चुनाव होता है लेकिन स्नातकों को इस चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। और हमसे कई लोग मिलते हैं, उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ मतदाता बनने के लिए तो बोलते हैं कि मैं तो पहली बार सुन ही रहा हूँ कि इस तरह का चुनाव होता है। जी, स्नातक चुनाव। ये जब मैं इसे सुनता हूँ जी। तो मुझे बड़ा अंदर से एक बेचैनी आती है कि एक स्नातक साथी को स्नातक चुनाव के बारे में जानकारी नहीं, मालूम नहीं है। तो इस जानकारी को लेकर मैं लगातार जी लोगों तक पहुंचने का कोशिश करता रहा हूं जी और जिसका प्रतिफल भी प्रत्येक चुनाव के दृष्टिकोण से जब मतदाता बनते हैं जी। तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। जी तो पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो संख्याएं थी और इस बार जब मतदाता बने हैं उसकी संख्या दोनों में अनुपातक वृद्धि हुई है। जी तो हमको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, जी लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पिछले 18 वर्षों से स्नातक बेरोजगारों की बात करते आ रहे हैं आप, तो परंतु आपने उनके लिए क्या किए हैं? यदि आप चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए, एक्चुअली मैं 2002 से लगातार जी स्नातकों की हित की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूं जी और उन दिनों रमेश प्रसाद जी स्नातक प्रतिनिधि हुआ करते थे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जी और उसके बाद बीच में आचार्य गांधी जी आए, जी उसके बाद वर्तमान में नीरज जी हैं। जी तो सवाल है कि उनको स्नातकों ने एक प्रतिनिधि के रूप में चुना जी पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। जी सवाल क्योंकि आपने हमसे किया है जी इसलिए उत्तर हमें देना है। तो मैं मानता हूं कि स्नातकों की हित की लड़ाई
तो मैंने जरूर लड़ी है, लेकिन स्नातकों के हित की लड़ाई अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहां तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन मेरा ये प्रयत्न है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं और जीतने के बाद मुझे अगर मौका मिलता है काम करने का, तो मैं स्नातकों के लिए जो बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की समस्या, उनके रोजगार की समस्या, उनके जीवन यापन की समस्या, उनके मान सम्मान की समस्या, उनके जीवन शैली को ऊपर ले जाने की समस्या, तो इन तमाम समस्याओं से स्नातक साथी कहीं न कहीं वंचित रह जा रहे हैं। और प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ये चुनाव होता है, लेकिन स्नातक के मतदाता स्नातक प्रतिनिधि को चुनने के बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए हमारी पूरी जो इच्छा और अभिलाषा है कि एक बार अगर हमें मौका मिलता है तो स्वाभाविक है कि हम एक बेहतर विकल्प देने का कोशिश करेंगे स्नातकों के लिए। एक विकल्प बनकर हम सेवा भाव से कार्य करने का कोशिश करेंगे। और रह गई बात बेरोजगारों की समस्या, तो बेरोजगारों की समस्या देश में इतनी बड़ी हो चुकी है, सर बढ़ते ही जा रहे हैं वो, और उन समस्याओं को लेकर मेरे मन में लगातार चिंताएं रहती है। और उन चिंताओं को दूर करने के लिए मैंने कई प्रकार के ऐसे आयाम प्रारंभ किए हैं जो अपने स्तर पर हो सकता है, जिससे लोगों को रोजगार सृजन करने में मदद भी मिल रहा है। लेकिन मेरा क्षेत्रफल और मेरा जो क्षमता है उसकी एक सीमा है, मैं उस सीमा के अंतर्गत ही काम कर पाऊंगा। तो जो मैंने अभी तक किया है, कई लोगों को मैंने प्राइवेट कंपनियों में रोजगार देने का काम किया, कई ऐसे कल कारखाने, छोटे छोटे कल कारखाने खुलवाने के लिए प्रयत्न हमने किया। और नौजवानों को लगातार मैं उत्साहित करता रहता हूँ कि आगे आप आएं, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम आपके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग आते हैं उनका हम सहयोग करते हैं, और ऐसे हजारों हजार लोग हमसे लाभान्वित हो रहे हैं, और हमारा इच्छा है कि और से अधिक लोगों को लाभान्वित करना। जी सर, आप ये कर रहे हैं कि बेरोजगारों को आप रोजगार दे रहे हैं ताकि वो काम करें और वो आगे बढ़ें। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको पिछले चुनाव में भाजपा का समर्थन प्राप्त था, क्या इस चुनाव में भी आपको भाजपा का समर्थन मिलने की उम्मीद है? सवाल तो बड़ा कठिन है आपका जी, और इन सवालों को लेकर मैं लगातार जूझता रहता हूँ। जी जी, वाद प्रतिवाद का सामना करना पड़ता है। जी, देखिए, सवाल यह नहीं है कि मैं किसका समर्थक और कौन मेरा विरोधी, ये नहीं है जी। सवाल यह है कि स्नातकों की मान सम्मान की जो लड़ाई है जी, स्नातकों की हित की जो लड़ाई है जी, वह कोई दल या कोई व्यक्ति में सीमित नहीं है। सवाल यह है कि उसके अंदर की इच्छा शक्ति क्या है, जी, वो किस इच्छा शक्ति का धनी है या नहीं है, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। प्रतिनिधि बन जाना, पार्टी का समर्थन प्राप्त कर लेना, नेतृत्व से आपके सारे सरोकार बेहतर होना, ये मायने नहीं रखता है स्नातक का चुनाव। स्नातक का चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर होता है, वोटों की प्राथमिकता के आधार पर होता है। इसमें कोई भी प्रत्याशी अगर मत प्राप्त करते हैं या मतदाता अगर मत देते हैं तो उसमें वरीयता के क्रम में मत देने का अधिकार है। आप 1 नंबर भी दे सकते हैं, 2 नंबर भी दे सकते हैं, 3 नंबर भी दे सकते हैं। आपको चुनना है कि हमारे लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन होगा, यानी कि हमारे सबसे बेहतर प्रतिनिधि कौन होंगे, क्योंकि प्रतिनिधियों का चुनाव है। ये कोई प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये प्रतिनिधियों का चुनाव है। क्योंकि स्नातकों के बीच से चुनकर आना है, तो इसमें दल कहाँ है? इसमें दल तो है नहीं। लेकिन दलीय व्यवस्था इसलिए भारत में है क्योंकि दल के अंतर्गत लोगों का एक राजनीतिक शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से लोग, तो हमको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो था ही प्राप्त, इसमें कहाँ मैं कहता हूँ कि नहीं प्राप्त था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ा रहा हूँ
और 1990 से लेकर मैं लगातार आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हमारी आस्था है जी। और मैं संघ के विचारधारा को भी लेकर मैं चलता रहा हूं जी। और आज मैं बनारस में काशी वेद वेदांग विद्यापीठ की हमने स्थापना की और मैं सनातन धर्म का विस्तार और प्रचार के कामों में भी लगा रहता हूं। इसलिए जो संघ की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लेकर मैं संघर्ष करता रहा हूं। इसलिए मैं इस रूप को कभी मानता ही नहीं हूं कि हमको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं। तो सवाल जिनके भी मन में हो इस तरह का, मैं उन सवालों का जवाब निष्पक्ष भाव से देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहूंगा। इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। और रह गई बात स्नातक मतदाताओं को, तो स्नातक मतदाता स्वतंत्र हैं। विधानसभा के चुनाव में या स्थानीय निकाय के चुनाव में या स्थानीय जो स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें एक वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन स्नातकों को मल्टीपल वोट देने का अधिकार है। एक स्नातक अगर मतदाता हैं तो वरीयता के क्रम में उनको जो प्रत्याशी उनके प्रतिनिधि के योग्य हैं उनको वो प्रेफरेंस के आधार पर वोट दे सकते हैं। इसलिए इसमें दलीय बाध्यता का जहां तक सवाल है वो दलीय बाध्यता भी नहीं है, न जातीय बाध्यता है, न दलीय बाध्यता है, न मजहबी बाध्यता है। और मैं लगातार बेरोजगारों के हित की लड़ाई लड़ता रहा हूं और शिक्षित बेरोजगार आज ठगा महसूस कर रहा है। जो भी प्रतिनिधि आज तक चुनाव जीतकर आए हैं उन्होंने स्नातकों को ठगने का काम किया, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार जरूर हम जैसे लोगों पर विचार करें और मुझे अगर यह मौका मिलता है तो मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ मैं सेवा भाव से कार्य करूंगा और बेरोजगारों की हित की जो लड़ाई है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सर, अगर हम बात करें बिहार के छात्रों के पलायन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कॉलेज नहीं होते, वहाँ के जो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके छात्रों के पलायन का सवाल है, बेरोजगारों का पलायन का सवाल है, युवाओं के पलायन का सवाल है। 15 साल लालू यादव का शासन, 15 साल नीतीश जी का शासन जी। मैंने 30 वर्षों का शासन काल देखा है जी। क्योंकि मैं 90 और 89 के दशक में हम मैट्रिक पास किए थे जी। उन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि निरंतरता के आधार पर बच्चे बाहर जा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल डिग्री लेने जा रहे हैं या सामान्य शिक्षा के लिए भी बाहर जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। और खास करके ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे निकलकर बाहर जाते हैं उनके गार्जियनों पर अधिभार पड़ता है, क्योंकि बाहर में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसमें अधिभार पड़ता है, खर्च का उनका बजट बड़ा हो जाता है। तो मैं लगातार इस पर सोचता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। और क्योंकि लालू जी के शासनकाल में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं गिरावट आई थी और उसी कारण हमने 2005 में लालू जी के शासन से जब लोग उब चुके थे तो उस उबन का परिणाम था कि नीतीश जी को लोगों ने पसंद किया। और नीतीश जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 2005 में जी। तो वो लगातार कहते थे, लगातार उनकी ये बातें रहती थी कि बिहार से जो पलायन का जो दर है वो रुकेगा, नौजवानों के गालों पे लाली होगी, किसानों के घर खुशहाली होगी। लेकिन 15 साल में न किसानों के घर खुशहाली आई न नौजवानों के गालों पे लाली आई और बेरोजगारों का पलायन निरंतरता के साथ बढ़ता रहा। मैं दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर एक स्नातक
प्रतिनिधि के रूप में जब यह बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि दोनों शासनकाल में स्नातकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई काम नहीं, जो होना चाहिए था। लेकिन 2005 में जब नीतीश जी की सरकार बनी तो ऐसा लगा था शुरुआती दौर में 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा नीतीश जी का, उसमें ऐसा लगा था कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनेगी, नए नए शिक्षण संस्थान आएंगे, इंजीनियरिंग का जो विकास होगा, टेक्निकल एजुकेशन का जो विकास होगा, आईटी सेक्टर का जो विकास होगा, जहां नए रोजगार के सृजन के लिए नए नए आयाम पैदा होंगे, उन पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है जी। तो सवाल है कि मैं एक सामान्य एक संघर्षित युवा प्रेमी हूँ और उस भाव से जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देने में जितनी हमारी क्षमता है उतना हम कोशिश जरूर करेंगे। और रह गई बात, इस बार आपने देखा होगा कोविड के दरमियान में कि जो बच्चे खास करके जो गए थे बाहर पढ़ने के लिए, उनको लाने में कितनी कठिनाइयाँ हुई। हजारों टेलीफोन प्रत्येक दिन हमारे मोबाइल पर आने लगा और हमारे कॉल सेंटर पर आने लगा, क्योंकि उसमें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव भी चल रहा था और हमारे संपर्क उसमें लगातार लोगों से बना हुआ था। तो हर लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर वापस आ जाएं और कई बच्चे वापस नहीं आ पाए, उनकी पीड़ा भी मेरे मन के अंदर है। वहीं पे फंसे और जिसका कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ी अंदर से क्षोभ है। और बाद में जो निर्णय हुआ, ठीक है निर्णय हुआ, लेकिन निर्णय लेने में बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ा समय लग गया और जिसका खामियाजा हम समझते हैं कि चुनाव में हम लोगों को कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। जी सर, अभी आप ये बोले कि नीतीश जी की जब आए थे, नीतीश जी का जब सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे कि बिहार को इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे, ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो करेंगे। तो सर जब नीतीश की सरकार आई तब तो सर बिहार में तो बहुत सारे ऐसे बदलाव तो आए ही हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि रोड निर्माण, फिर पौधा लगाने का, सर ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है वो नीतीश कुमार लाए हैं बिहार में। तो सर बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं बिहार में, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि सर बदलाव तो आए हैं नीतीश की सरकार में? बात तो आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार जब आती है तो एक प्रारंभिक बदलाव तो आता ही है जी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहता, सब चाहता है कि एक अच्छा विकल्प हम दें, अच्छे सोच के साथ चले। तो नीतीश जी ने भी उन विकल्पों को देने का कोशिश की, लेकिन नीतीश जी के राज्यकाल में जो अफसरशाही बढ़ी, जो भ्रष्टाचार बढ़े, कहीं न कहीं खास करके हम उन बेरोजगारों के सवाल पर जब बात करते हैं तो क्योंकि सब चीज़ों पर मेरा उतना बड़ा फोकस नहीं है, खास करके हमारा फोकस शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारों के सवाल पे है। तो आप भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। सवाल ये है, आप भी एक पत्रकार हैं, आप पत्रकारों के बीच रहते हैं, आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, आज कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, एक छोटे से वैकेंसी के लिए हजारों आवेदन आ रहे हैं। तो रोड तो बना है, जरूर मैं कहता हूँ रोड बना है, पुल बना है, पुलिया बना है, सर बिजली का भी बहुत ज़्यादा, बिजली का भी विस्तार हुआ है, मैं ये बात कहीं से डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेरोजगारों के सवाल पे मेरा तो क्वेश्चन है, मेरा तो क्वेश्चन है और इससे हम नहीं समझते हैं कि कोई बेरोजगार इसको काट सकता है। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारों को ही मुद्दा बनाया है, क्या लगता है तेजस्वी यादव का यह चुनावी स्टंट साबित होगा या इससे पूरा करेंगे? जो अभी तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि 10 लाख लोगों जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, तो ये जो वो ऐलान किए हैं, तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल कौन व्यक्ति क्या बोला जी, हम इस पर नहीं जाते हैं जी। हम इस पर जाते हैं जी कि क्या बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। अगर बेरोजगारों के लिए कुछ होना चाहिए, हो सकता है वो जो बोल रहे हैं वो उसको पूरा करें या ना करें, मैं नहीं जानता हूँ,
क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है, जी। वो कितने आत्मबल से इस चीज़ों को रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो देखा गया है भविष्य की, आगे की क्या होगी रणनीति उनकी, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां परिस्थितियां रही है जी। जो बिहार के स्तर पर, कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति का अभाव है। जी। चाहे वो कोई हो, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं बात करना चाहता हूँ, इच्छा शक्ति का अभाव है। हो सकता है तेजस्वी जी युवा हैं, उनके मन में कहीं युवाओं के प्रति अच्छी भावना हो, जी। तो मैं तो उनकी भावनाओं का कदर करता हूँ। जी। जी। और अगर वो 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं तो खुशी की बात स्वागत है। योग्य होगा। जी। और बिहार की राजनीति में उनकी अपनी एक पहचान होगी। जी। कोई बेहतर करता है उस पर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जी। बेहतर बोलता है उस पर हम क्रिटिसाइज नहीं, जिस दिन बेहतर नहीं करेंगे उस दिन क्रिटिसाइज करेंगे। जी सर, आवाज तो उठेगी। क्रिटिसाइज करेंगे। जी। देखिए, आपको और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जी। मैं जब लगातार बेरोजगारों के सवाल पर जब मैं बोलता रहा तो ये मुद्दा कहीं मुद्दा बन नहीं पा रहा था, खास करके। जी। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि बिहार के अब नेतागण जी। बेरोजगारों के सवाल पर भी बोलने लगे हैं। जी। ऐसा नहीं, तो जब बेरोजगारों के सवाल पर बोलने लगे हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि आने वाला दिन बेरोजगारों का दिन होगा, आने वाला दिन स्नातकों का दिन होगा, आने वाला दिन किसानों का होगा, नौजवानों का होगा। जी सर। तो इसलिए कुछ तो परिवर्तन होकर रहेगा। जी। ये तो मैं आपको भरोसा देता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी भरोसा देता हूँ, और अपने जो भी हमारे जानने वाले पहचानने वाले जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमको जानते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरे अंदर एक आत्मबल है, और उसके बदौलत मैं कुछ बेहतर करने की इच्छा रखता हूँ। तो देखिए, समय के सामने हम भी खड़े हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आपको अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो विश्वास है और आप पर सर समर्थन राशि बना रहे। सर बहुत बहुत आपको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए हमारा बिहार न्यूज़ प्रतिदिन।